हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का 1000 प्लस क्वेश्चन के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज ये हमारा तीसरा क्लास है। ओके, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास कर लिया है। आई होप कि आपने उसका वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। ओके, हम लोगों ने उसमें 1 से 40 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और ये सब क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक को देखने वाले हैं, यानी कि डेली जो है हम लोग 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, और ऐसे ही यह सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी और हम लोग जो फाइनली 1000 प्लस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी, यानी कि नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो है वो प्रतिक्रिया की बात की गई है। प्रतिक्रिया और क्रिया में जो है वो बहुत अंतर होता है, ये आपको समझना होगा। ओके, ऑप्शन है छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते। देखिए, अगर छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते इसका मतलब हुआ कि छात्र जो है वो शासन में है, ठीक है, अनुशासन में है। तो यह तो एक आपका पॉजिटिव रिएक्शन हो गया, पॉजिटिव प्रतिक्रिया हो गया। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ पे नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण पूछा है। दूसरा देखिए, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, तो ये जो है एक नकारात्मक है, लेकिन ये जो है वो प्रतिक्रिया नहीं है, ये जो है वो क्रिया है। प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? कोई एक्शन के विरुद्ध ऑपोजिट जो है वो कोई रिएक्शन दिया जाता है तो उससे हम लोग प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कोई क्रिया के विपरीत अगर प्रतिक्रिया दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि टीचर कुछ कोई चीज़ बता रहा है, ओके, वो अपना एक्शन कर रहे हैं, अब स्टूडेंट जो है उस पर क्या रिएक्शन देते हैं, वहाँ पे उसे जो हम लोग प्रतिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी है, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। तो ये भी जो है यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो ये हमारा जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नकारात्मक प्रतिक्रिया की बात की गई है, तो छात्र जो है वो कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे, यानी कि टीचर कोई चीज़ को पढ़ा रहा है और स्टूडेंट जो है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें जो है वो रुचि नहीं ले रहे, तो ये यहाँ पे जो है आपका नकारात्मक प्रतिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछला क्लास देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था कि संप्रेषण किसे कहा जाता है, ठीक है, संप्रेषण को समझाया था। एक बार फिर से हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक माध्यम से विचार या फिर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, या फिर भेजने की प्रक्रिया को जो है हम लोग यहाँ पे संप्रेषण कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए कि एक टीचर है और स्टूडेंट है, तो टीचर जो बात को बता रहा है, समझा रहा है, वो चीज़ें स्टूडेंट तक पहुँच रही है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे संप्रेषण कहेंगे। ओके, तो देखिए, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। तो यहाँ पे देखिए, टीचर जो है वो क्या है, वक्ता है, एक स्पीकर है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो श्रोता है, लिसेनर है। तो वक्ता का प्रभावी संप्रेषण तभी संभव हो सकता है जब ये श्रोता के स्तर को जानेंगे। ये अगर टीचर को पता चल गया कि स्टूडेंट जो है वो उनके बातों को कितना समझ रहा है, ठीक है, उनके सुनने की क्षमता कितना, उस पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है टीचर के बातों पे, तो यहाँ पे जो है इससे पॉसिबल हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। दूसरा ऑप्शन है, आपको उचित शब्द प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। श्रोता के स्तर को सुनकर या फिर जानकर जो है, ठीक है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन 42 का जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो आप क्या करेंगे? छात्रों, यहाँ पे छात्रों होगा, को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन के कुछ रुचिकर विधियों को अपनाएंगे, कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 44 है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो समाज के सभी वर्गों का जो है वो शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो उच्च परिवार से संबंधित हो, सुंदर एवं आकर्षक हो, आज्ञाकारी हो, कक्षा में क्रियाशील हो। तो वैसे स्टूडेंट जो कक्षा में ज़्यादा एक्टिव होते हैं उन्हें जो है वह शिक्षक पसंद करते हैं, कक्षा में जो है वो क्रियाशील हो, यानी कि टीचर, आपके टीचर जो है वो जो बात बताते हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो है वो टीचर पसंद करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। देखिए, यहाँ पे अध्यापक नहीं होगा, अध्यापन होगा, ठीक है। पढ़ाने के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापन के प्रति
उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार, अध्यापन के प्रति धर्मनिरपेक्षता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई टीचर जो है उनका श्रेष्ठतम गुण है कि वो अपना जो है क्लास में 100% देने का कोशिश करें, ठीक है। उनके पास जितना भी ज्ञान है वो क्या करें, स्टूडेंट तक बांटे। उस पूर्ण समर्पण जो है वो यहाँ पे आपका होना चाहिए, यानी कि जिसको हम लोग फुल डेडिकेशन कहते हैं, स्टूडेंट के प्रति फुल डेडिकेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने के विधि को कहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने पिछला क्लास देखा होगा तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में वहाँ पे भी बात किया था, ठीक है। अगर छात्रों को कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उसे उदाहरण देकर समझाया जाता है तो उसे हम लोग जो है वो निगमन विधि कहते हैं, ठीक है, निगमन विधि। इसको जो है वो इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड, ठीक है, डिडक्टिव मेथड कहा जाता है इंग्लिश में, ओके। इसके अलावा हमने वहाँ पे और कई विधियों के बारे में बात किया था। देखिए जनरली होता क्या है, शिक्षा विधि जो होता है, शिक्षण विधि, उसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक हो गया विश्लेषण विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि जिसे हम लोग Q&A मेथड कहते थे। तो यहाँ पे 5-6 विधियाँ के बारे में हम लोगों ने जाना। तो यहाँ पे कुछ नया आपको देखने को मिला है कि आगमन विधि क्या किसे कहते हैं। तो देखिए 47 का तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि आगमन विधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो आगमन विधि का अपोजिट जो होता है उसे हम लोग निगमन विधि कहते हैं, ओके। आगमन का अपोजिट जो हुआ निगमन विधि, लेकिन यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि आगमन विधि कहते किसे हैं। यह विधि शिक्षण अधिगमों की सबसे अच्छी विधि है। तो शिक्षण विधि में अगर आपको पूछा जाए कि सबसे अच्छी विधि, ठीक है, क्या है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आगमन विधि। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शिक्षण विधि में सबसे बेस्ट विधि या फिर सबसे अच्छी विधि किसे कहा जाता है, तो आगमन विधि। और आगमन विधि को जो है वो इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। अब ऐसा किस लिए, तो देखिए सबसे अच्छी विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विधि में नए ज्ञान को खोजने का अवसर मिलता है, ठीक है। आगमन विधि में जो है वो नए नए ज्ञान को खोजने का अवसर मिलता है, जो अनुसंधान यानी कि रिसर्च की राह प्रदान करता है, ओके। इसका रीजन क्या है, आगमन विधि को सबसे अच्छी विधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नए ज्ञान को खोजने का अवसर मिलता है और जो अनुसंधान की राह प्रदान करता है। अब देखिए जैसे कि कोई समस्या हो गया, समझिए इस चीज़ को कि जैसे कि कोई समस्या हो गया तो उस समस्या को खोज कर आप एक निष्कर्ष तक पहुँचोगे, राइट। कोई आपके साथ समस्या हो गया तो आप उस समस्या के बारे में जानेंगे और उसका एक निष्कर्षण तक पहुंचेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो ऐसे जो विधि है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आगमन विधि कहेंगे, राइट। तो आई होप कि आप लोग जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों और एक बात वहाँ पे आपको याद करने लायक चीज़ है क्वेश्चन में कि निगमन विधि का प्रतिपादक, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर निगमन विधि का संस्थापक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अरस्तु। ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट में याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। निगमन विधि के प्रतिपादक या फिर संस्थापक अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिस्कशन। भाषा सीखने का जो है वो एक इफेक्टिव वे है, तरीका है, उपाय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि छात्र का, यहाँ पे छात्रों का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। ऑप्शन पहला है कि पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। दोस्तों आपको एक बात याद दिलाते हैं कि आप लोग अगर 9th या 10th के बुक में देखे होंगे, ठीक है, या जनरली कोई भी बुक में आपको लोग को देखने को मिलता है, बोर्ड वाले बुक में, ठीक है, CCE पैटर्न लिखा हुआ रहता है, CCE पैटर्न। इस CCE पैटर्न का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। और इसी को हिंदी में जो है हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। देखिए आजकल जो है वो भारत का सरकार कह लीजिए या फिर भारत की जो शिक्षा पद्धति है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है, ओके। अब देखिए यह जो है भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है, एक पॉलिसी है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है वो भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई नीति है, और इसका जो है स्थापना 2009 में जो है वो किया गया था, या फिर इसका जो स्टार्टिंग था वो 2009 में किया गया था। अब इससे क्या होता है कि यह तो एक नीति थी, यह आप समझ गए, एक पॉलिसी थी। अब इसके तहत क्या होता है कि छात्र जो है वो विद्यालय आधारित मूल्यांकनों की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं,
ठीक है। यानी कि इस पॉलिसी में क्या है, ऐसे ऐसे बातों को ध्यान में रखा गया है जो छात्रों के विकास के हित में हो, छात्रों के लिए काम करे, ठीक है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे जो है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहेंगे। तो छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 50, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी कि अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हो, धानी नहीं, यहाँ पे धनी होगा, धनी परिवारों से हो, बनावटी हो और उदंड हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो। अगर छात्र प्रतिभाशाली है, ब्रिलियंट स्वभाव का है, तो जाहिर सी बात है कि उसके मन में जो है वो अधिक सीखने की जिज्ञासा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, ठीक है। तो एक टीचर होने के नाते अगर आपके सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों का। तो देखिए यहाँ पे सभी बच्चों की समस्या के बारे में बात की गई है, तो सामूहिक ढंग से यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सभी बच्चों की बात ना की गई होती, ठीक है, जैसे कि कमज़ोर बच्चों की बात की गई होती तो शायद आप उन्हें जो है वो अलग से समझा सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है वो सभी बच्चों की बात की गई है तो आप उसे जो है वो एक सामूहिक ढंग से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है कि छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति, जिसको इंग्लिश में ऑरल एक्सप्रेशन कहा जाता है, को विकसित करने का तरीका है। छात्रों में जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलने, बहुत से छात्र जो होते हैं वे शर्मीले स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा जो है वो पूछने के चक्कर में, मतलब कि शर्मीले स्वभाव के होते हैं तो टीचर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, ठीक है। जिससे हम लोग कहते हैं कि इसका मुंह जो है हमेशा बंद रहता है। तो वैसे छात्र का मुंह खुलवाने के लिए, ठीक है, यानी कि जिज्ञासु बनने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए एक टीचर होने के नाते, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताना है कि मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंत्याक्षरी इसके का आयोजन। दोस्तों आप लोग बचपन में खेले होंगे यह गेम अंताक्षरी जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, उसको शुद्ध हिंदी में यहाँ पे अंत्याक्षरी का कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों तरीका जो है यहाँ पे किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपका अभिप्राय है। छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, छात्रों का मनोरंजन हो, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा से मतलब या फिर से अभिप्राय होता है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नैतिक शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक है। नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार अथवा जिसके अनुकरण करने से सबकी रक्षा हो सके, ठीक है। ऐसा व्यवहार जिसके अनुसार, ठीक है, या फिर जिसका अनुकरण करके, जिसको हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करके या फिर फॉलो करके सबकी रक्षा की जा सके, उसको हम लोग जो है वो नैतिक शिक्षा कहते हैं। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज तथा देश के हित में काम करती है। नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण समाज तथा देश के हित में जो है वो काम करती है, उसे हम लोग जो है वो नैतिक शिक्षा कहेंगे। तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्म गुरु के ऊपर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर स्कूल के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, आजकल के आवासीय स्कूलों यानी कि बोर्डिंग स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल हैं। भारतीय पद्धति के स्कूल थे यहाँ पे है, ठीक है। तो मदरसे, आश्रम, गुरुकुल और मकतब। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे भारत में जो है पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में जो है वो गुरुकुल चला करते थे। गुरुकुल यहाँ पे जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, उन विद्यार्थियों को पृथक करना यानी कि अलग कर देना,
अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लास्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें जो है वो आत्मनिरीक्षण का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 58, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन इवैल्यूएशन कहते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग, विशेषज्ञ। तो उनके शिष्य। 58 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का पता लगाना, उसका मूल्यांकन करना है, तो उसका मूल्यांकन जो है वो स्टूडेंट ही अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, जनरली ये भी देखा जाता है कि मान लीजिए कि कोई स्कूल है, वहाँ पे जो है वो नए टीचर का एंट्री होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है, उसको दिया जाता है कि जाइए आप एक क्लास में पढ़ाइए। उसके बाद वहाँ के बच्चों से जाके ये पूछा जाता है, ठीक है, कि ये टीचर का एक्सप्रेशन कैसा था, मतलब कि कैसा पढ़ाएं, आप लोग को समझ में आया कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे टीचर को हायर किया जाता है। तो टीचर का यहाँ पे मूल्यांकन किसने किया? उनके शिष्य, उनके स्टूडेंट ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रतियोगिता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंटेस्ट कहते हैं, से एक उत्तम गुण का विकास होता है। लक्ष्य ऊंचा रखना, पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, काम पूरा करके ही दम लेना, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, विषय का अच्छा ज्ञाता हो, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक जो है वो शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट भी है। एक KVS का एग्जाम होता है टीचर ज्वाइनिंग के लिए, तो KVS के पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था 2018 के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वे सब जो है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है इसे ध्यान से जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, इससे हमको जो है वो मोटिवेशन मिलता रहता है। इससे पता चलता है कि बच्चे जो है वो वीडियो को देख रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और इसका क्लास जो है वो अभी कंटिन्यू आएगा जब तक एग्जाम होगा तब तक। तो इस क्लास को जो है आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा, आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।